हेलो बच्चों। तो अपन धारिता वाले चैप्टर के ऊपर काम कर रहे हैं और अपन ने अभी तक जो काम किया है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता देखी है और गोलीय संधारित्र की धारिता अपन ने देख ली है। इसके बाद में जब अपन चैप्टर में आगे प्रोग्रेस करते हैं तो फिर आता है संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र पढ़ने के बाद में जिस तरीके का पार्ट आपने कभी 10वीं में पढ़ा था, याद आ रहा है? कभी 10वीं के अंदर आपने प्रतिरोध पढ़े हो, है ना? और प्रतिरोधों का आपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ रखा है। आप लिखते थे ना R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा लिखते थे श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोधों के, और समांतर क्रम के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा कुछ किया करते थे नहीं करते थे? ठीक है, तो वो प्रतिरोधों का संयोजन था, वो 12वीं में आएगा, है अपने कोर्स में वो। लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं संधारित्र, तो संधारित्रों के भी उसी तरीके से संयोजन संभव है। ठीक है, चलिए तो अब अपना जो अपना टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन। टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। अगर अंग्रेजी में इसे लिखें तो ये लिखा जाएगा कॉम्बिनेशन। संयोजन को बच्चों कॉम्बिनेशन बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, ये टॉपिक है और आज अपन दोनों को ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का कौन सा क्रम संयोजन? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन के ऊपर काम कर रहे हैं और श्रेणी क्रम संयोजन किसका है? संधारित्रों का है। ठीक है, चलिए तो काम करना चालू करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से काम होगा वो समझिए। तो संधारित्र को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अपन समांतर प्लेट संधारित्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें लेट सपोज करो ये कोई पहला संधारित्र है, फिर इसकी धारिता C1 है, दूसरा संधारित्र है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, तीसरा संधारित्र मान लीजिए और तीसरे संधारित्र की धारिता C3। ठीक है, ये ऐसा कुछ हो गया। और अब इन्हें सीरीज में जोड़ देना है, ऐसा अपन ने इनको जोड़ दिया और फिर इन्हें किसी बाह्य स्रोत से, बैटरी स्रोत से हमने जोड़ देना है। इन्हें चार्ज भी तो करना है ना, आवेशित भी तो करना है। ये ध्यान रखिएगा। तो बाह्य स्रोत से हमने इसे जोड़ दिया। बाह्य स्रोत के पास में कितनी वोल्टता है? तो हमने बोला V वोल्टता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन को परिभाषित कैसे करते हैं वो पहले समझिए। तो देखिए ये संधारित्र में हम बोलते हैं ये संधारित्र की प्रथम प्लेट और द्वितीय प्लेट, ये प्रथम प्लेट द्वितीय प्लेट, प्रथम प्लेट द्वितीय प्लेट। तो अब इसे अगर परिभाषित करना हो, श्रेणी क्रम संयोजन को अगर परिभाषित करना हो तो हम बोलेंगे कि संधारित्रों का वह क्रम संयोजन जिसमें प्रथम संधारित्र, ये पहला संधारित्र है, प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट बैटरी के धन टर्मिनल से व द्वितीय प्लेट द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से, द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी होती है। वह इसी प्रकार अंतिम संधारित्र जो यहाँ पर अभी C3 है, इसी प्रकार अंतिम संधारित्र की द्वितीय प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी होती है। वह संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। वापस से समझ लो बच्चों क्या हो रहा है। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट बैटरी के धन टर्मिनल से व द्वितीय प्लेट द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से, द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से एवं अंतिम संधारित्र की द्वितीय प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी होती है। एक तरीका तो परिभाषित करने का ये हुआ। फिर चलो दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, लेकिन अभी समझिए चूंकि ये बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ना, ये वाला इसका पहला प्लेट, तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का आवेश आ चुका है।
ठीक है। अब जैसे ही ये प्लस का आवेश आया, प्रेरण के कारण यहाँ पर माइनस का आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का आया तो फिर प्लस का भी आएगा, तो इधर प्लस का बनेगा, ये प्लस का आवेश इधर आएगा। लेकिन ये प्लस का आवेश चूंकि तार से दूसरे संधारित्र से जुड़ा है, तो ये जो प्लस का आवेश जो इसकी बाह्य सतह पर था वह द्वितीय संधारित्र के पास में चला जाएगा। फिर वापस से प्रेरण के कारण यहाँ पे माइनस का आवेश आएगा, और माइनस का आवेश यहाँ आया तो इधर कौन सा आवेश आएगा, प्लस का आवेश आएगा। ये सिर्फ समझने के दृष्टिकोण से है, आपको थ्योरी में नहीं लिखना है। ठीक है, अब ये माइनस का आवेश कहाँ जाएगा बच्चों, तो ये सॉरी प्लस का आवेश कहाँ जाएगा, इसके पास में चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, ये जो प्लस होगा वो निरस्त हो जाएगा इसके माइनस के टर्मिनल से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इस प्रकार आवेश जो है वो आप कह सकते हैं कि ट्रांसमिट हो जाता है। अब गौर करेंगे कि समान आवेश ही सभी के पास में जा रहा है, ये खास बात है। श्रेणीक्रम संयोजन संधारित्रों का वह संयोजन होगा जिसमें प्रत्येक संधारित्र समान आवेश से आवेशित होता है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, इसमें आवेश चेंज नहीं होता है, सभी समान आवेश। वैसे भी अगर प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन आपको पता है, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन कौन सा था बच्चों, ऐसा, ये यूं ऐसा अपन प्रतिरोध बनाते हैं और यहाँ पर बैटरी लगा दीजिए, है ना, तो ये प्रतिरोध R1 मान लो, इसे R2 मान लो और इसे R3 मान लो। ठीक, तो यहां से जो धारा निकलती है ना बैटरी से, वो धारा समस्त प्रतिरोधों में समान रूप से जाती है। ऐसा नहीं है कि एक के पास में ज्यादा जाएगी दूसरे के पास में कम जाएगी, ऐसा नहीं होता, सभी के पास में समान धारा जाती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, लेकिन हम यहाँ पर धारा की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि संधारित्र का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल्स टू CV, बच्चों अगर आप देखोगे तो उसमें I के लिए कहीं कोई जगह नहीं दे रखी है। तो फिर हम I से रिलेटेड क्वांटिटी के ऊपर आते हैं। धारा से रिलेटेड क्वांटिटी कौन सी है, आवेश। I इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, Q क्वांटिटी होता है, नहीं होता। तो फिर हमने बोला कि अब आवेश के ऊपर बात करो, भाई आवेश तो है। ठीक, तो हमने बोला कि चूंकि श्रेणीक्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में हम धारा को समान मान रहे थे, तो इसमें अगर धारा को समान माने तो कौन सी क्वांटिटी को समान मान रहे हैं हम, आवेश को। ठीक है, तो संधारित्रों के अंदर उनके श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र समान आवेश से आवेशित होता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, जो बैटरी प्रदान करती है। फिर ये जो कुल विभव है वो इन पर विभक्त हो जाता है, ऐसा आप मान सकते हैं। इसके पास में V1 विभव आ गया बैटरी का, इसके पास में V2 विभव आ गया, और तीसरे के पास में V3 विभव आ गया। तो कुल विभव कितना होगा, तुमने बोला V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बन गया किसका, कौन से क्रम का, श्रेणी क्रम संयोजन का। काम करें बच्चों, चलिए तो हम काम करते हैं। तो हमने लिखा C1 संधारित्र हेतु या प्रथम संधारित्र हेतु, प्रथम संधारित्र हेतु Q इक्वल्स टू CV होता है क्या बच्चों, तो हमने वही लिखा Q इक्वल्स टू CV। लेकिन इसके लिए धारिता C1 है और इसकी वोल्टता V1 है, तो C1 V1। यहाँ से अगर मैं V निकालूं, मतलब V1 निकालूं, तो क्या हो जाएगा, Q बटा C1 हो जाएगा क्या बच्चों। इसी तरीके से द्वितीय संधारित्र हेतु, द्वितीय संधारित्र हेतु क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आवेश तो Q ही है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C2V2। लेकिन इसे थोड़ा सा तरीके से समझे तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय C2। ठीक है, और तृतीय संधारित्र हेतु देखो, तृतीय संधारित्र हेतु क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू C3V3। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तो V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय C3 होगा, नहीं होगा। अब काम करते हैं। अब हम बोलते हैं कि संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन हेतु, समझिएगा, संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन हेतु
हाँ, श्रेणी क्रम संयोजन हेतु क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम का कॉन्सेप्ट, कुल विभव जो है वो समस्त संधारित्रों पर विभवांतरों के योग के तुल्य होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसा आ गया। चलिए V1 का मान कितना, तो आंसर है देखो वहां पे मैंने निकाल रखा है Q डिवाइडेड बाय C1, V2 का Q डिवाइडेड बाय C2 और V3 का Q डिवाइडेड बाय C3, ठीक है। और तुल्य विभव कैसे देखा जाएगा, तो कुल आवेश वो तो Q ही था डिवाइडेड बाय तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट, इसको क्या बोलेंगे, तुल्य धारिता को C इक्विवेलेंट बोला जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि Q को क्या लिया जा सकता है बच्चों, कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और यहाँ पर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट, ऐसा का ऐसा, Q से Q क्या हो गया, कैंसिल, ये लो आ गया। छोटी सी डेरिवेशन थी और बोर्ड में पूछी जा चुकी है, ये बात और ध्यान में रखना। तुल्य धारिता इस प्रकार निकाली जाती है, 1/C equivalent is equals to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। देखिए इसे अगर मैं पढ़ूं तो कैसा पढ़ूंगा, तुल्य धारिता का ये क्या है बच्चों, व्युत्क्रम है क्या, और ये पहली धारिता का व्युत्क्रम, ये दूसरी का व्युत्क्रम और ये तीसरे का व्युत्क्रम, और इन सभी का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम समस्त संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के तुल्य होता है। वापस से समझो, श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम समस्त संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के तुल्य होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में एक चीज जो हमें और ध्यान में रखनी है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन जब आएंगे हमारे पास में श्रेणीक्रम संयोजन के, तो उसमें देखो एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको कि ये एक पहला संधारित्र मानो, इसकी धारिता अपन ने मान ली 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। फिर दूसरा संधारित्र लिया, इसकी धारिता अपन ने मानी 10 माइक्रोफैरेड, एक और तीसरा और ले लेते हैं, इसकी मान लेते हैं 20 माइक्रोफैरेड। ऐसे 3 संधारित्र ले लिए और इन 3 संधारित्रों को श्रेणीक्रम संयोजन में जोड़ा गया है, आपको डायग्राम में दिख रहा है, और बोल रहा है कि तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो अपन ने देखा कि फॉर्मूला है हमारे पास में, फॉर्मूले से काम किया, तो हमने लिखा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। C1 का मान देखो तो अभी अपन 1/5 लिख देते हैं, फिर C2 में अपन 10 लिख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे 1/20। लघुत्तम लेना आप सभी को आता है, तो अपन ने लघुत्तम लिया और ये आया 20, ठीक है। इन सभी का 20 ही तो आएगा, 5 के 20 होता है क्या, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, 10 का यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, तो 4 2 6 1 7, तो 7/20, ठीक है। ये 1/C इक्विवेलेंट है, ये बात ध्यान में रखना। कुछ बच्चे कैलकुलेशन करते टाइम इतना ही छोड़ देते हैं, आंसर निकाल के आ जाते हैं। नहीं बच्चों, ये 1/C इक्विवेलेंट है और हमें तुल्य धारिता निकालनी थी C इक्विवेलेंट, तो आप इसका उल्टा कर रहे हो तो यहाँ पर इसका भी उल्टा करो, इसका उल्टा करोगे तो कितना आएगा 20/7, और अब इसके मात्रक लगाओ, क्या भाई सभी किसमें थे, माइक्रोफैरेड में थे, इसलिए आप इसमें माइक्रोफैरेड लगा दें। तो ये तुल्य धारिता कितनी है, 20/7 माइक्रोफैरेड। अब इसको सॉल्व करके देखो ये लगभग किसके बराबर है, तो हमने देखा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14 लिख दोगे, पॉइंट लगा देते हैं, है ना। 6 बच गए यहाँ पर, तो 0 लगाओ, 7 8 56। देखिए तुल्य धारिता लगभग 2.8 माइक्रोफैरेड आ रही है। इससे क्या पता चला, देखो यहाँ पर 5 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 20 माइक्रोफैरेड का था, और तुल्य धारिता तो 5 माइक्रोफैरेड से भी कम है, ठीक। ये खास बात है किसकी, श्रेणीक्रम संयोजन की। श्रेणीक्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता प्राप्त होती है वह संयोजित समस्त संधारित्रों में न्यूनतम संधारित्र की धारिता से भी कम होती है, ये बात ध्यान में रखना। जो सबसे छोटा संधारित्र लगा होगा ना, जिसकी धारिता सबसे कम होगी, उससे भी कम का आंसर आएगा आपका, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा।
चलिए तो अब इसको मैं रब कर देता हूँ। फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा, क्या होता है 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। ये तो जब जब 3 संधारित्र लगे हुए हैं। कितने संधारित्र लगे हुए हैं? 3। अब अपन बात करते हैं n संधारित्रों के लिए। कितने के लिए? n संधारित्र लगे हुए हों। अब ये यहाँ पे टॉपिक जो है वो एक बहुत ही बढ़िया मोड़ ले रहा है बच्चों। देखिए तो अपन काम करते हैं, यदि अब यहाँ पे स्पेशल केस चालू हो रहे हैं, तो पहला स्पेशल केस अगर बात करें, यदि स्मॉल n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों। चलो तो फॉर्मूला याद है ना आपको? 1/c इक्वलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/c1 पहला, 1/c2, 1/c3, 1/c4 और n है बच्चों डॉट 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 1/cn। लिख दूं ऐसा? चलिए अब अगर सभी की धारिता समान हो, मतलब C1 का मान C2 के, C2 का मान C3 के, सभी का मान बराबर, यदि यहाँ पर वापस से केस और चला दिया, इस केस में इसका एक और केस चला दिया, यदि समस्त संधारित्रों की धारिता क्या हो? समान। यदि समस्त संधारित्रों की धारिता क्या हो जाए बच्चों? समान हो जाए। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि C1 का मान C2 के, C2 का मान C3 के, C3 का मान C4 के, C4 का मान Cn के, और इसे हमने हमारी सुविधा के लिए मान लिया C। ठीक है, तो मान रखो बच्चों 1/c इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/c1 की जगह C, 1/c2 की जगह C, 1/c3 की जगह भी C और इसकी जगह भी C, डॉट 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 लास्ट में भी यहाँ पर C आएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व करके देखते हैं। देखो 1/c + 1/c क्या हो जाएगा? 2/c हो जाएगा। चलिए अब अगर 3 को जोड़ेंगे तो 3/c, 4 को जोड़ेंगे तो 4/c, और अगर n को जोड़ेंगे तो n/c। ऐसा ही तो होगा ना, 1/c और 1/c सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2/c। 3 को सॉल्व करोगे तो 3/c, 4 को सॉल्व करोगे तो 4/c। यहाँ पर तो n यूज कर रहे हैं, तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी बच्चों? कैलकुलेट करने पर n/c आएगी। सॉरी तुल्य धारिता नहीं, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम n/c बराबर 1/c इक्विवेलेंट है। इसका मतलब c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई? c/n। अब देखो ये हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया ये फॉर्मेट। क्या भाई? ऐसे अगर ऐसे मानो कि 10 माइक्रोफैरेड के, ये सारे के सारे 10 माइक्रोफैरेड के हैं। ठीक है, सभी के सभी 10 माइक्रोफैरेड के हैं, संधारित्र लगे हुए। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में लगे हुए। कितने संधारित्र हैं? 1 2 3 4 5 6। तो n की वैल्यू कितनी हो गई इस केस में? 6 हो गई। और बोले कि तुल्य धारिता ज्ञात करो, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक की धारिता कितनी है? 10 माइक्रोफैरेड बटे कुल संख्या कितनी है? 6। तो ये हो गया 10/6। 10/6 को सोल्व करेंगे तो आएगा 5/3 माइक्रोफैरेड। पता चल गया क्या? बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन इसको देखते हुए। तो इस तरीके से हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये समझ में आ गया n के लिए। चलिए तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था। अब इसके बाद में बच्चों एक पॉइंट और, कि अगर 3 संधारित्र या ज्यादा भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, समस्त संधारित्रों पर उपस्थित आवेशों का अनुपात क्या होगा? तो लेट्स सपोज करो ये 3 संधारित्र हमने माने, ठीक है, और इन पर आवेश जो है, एक पर Q1 है, दूसरे पर Q2 है और तीसरे पे Q3 है। ठीक है, और इन पर ये आवेश है ना, इन आवेशों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। गौर कीजिए बच्चों, समस्त पर आवेश तो समान ही है ना। पता चल रहा है कितना? 1:1:1। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, दिमाग में रहेगा ये चीज, बहुत सिंपल सी थी।
ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और है, ये और तरीके से समझ लीजिए। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में अभी तक अपन ने जैसा बात किया है, अब अपन प्रॉपर ही समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की बात करेंगे। और उस संधारित्र में मध्य में क्या लगा हुआ होगा, तो हम बोलेंगे कि निर्वात की जगह माध्यम है। ऐसा मान करके चलो कि ये एक समांतर प्लेट संधारित्र और इसमें 3 माध्यमवर दिए गए, अलग अलग मोटाई के। ठीक है, मोटाई समान भी हो सकती है, मोटाई अलग अलग भी हो सकती है। तो ये जो कुल दूरी थी ना डी, इस डी को 3 भागों में बांटा। पहला भाग T1, दूसरा भाग T2 और तीसरा भाग T3, ऐसा बांट दिया है। समझ में आई ये बात? ठीक, और सभी के अंदर अलग अलग माध्यम डाले गए हैं। तो पहले के अंदर आप मान करके चलो कि एप्सिलॉन R1 माध्यम है, दूसरे में एप्सिलॉन R2 वाला और तीसरे में एप्सिलॉन R3 वाला, अलग अलग माध्यम। जैसे इसके अंदर ऐसा वाला माध्यम भरा हुआ होगा, शायद इसके अंदर ऐसा वाला माध्यम भर दिया, प्रकृति अलग अलग होगी, इसमें ऐसा ऐसा माध्यम भर दिया। ठीक है, तो 3 अलग अलग माध्यम भरे हुए हैं जिनका परावैद्युतांक अलग अलग है और अलग अलग मोटाई पर भरे हुए हैं। तो इस संधारित्र की तुल्य धारिता क्या होगी? तो हमने इस चीज को समझा। क्या समझा भाई? हम बोल रहे हैं कि अगर मैं इसको तरीके से देखता तो ये शायद 3 अलग अलग संधारित्र हो सकते। ये 3 अलग अलग संधारित्र मान ली, पहले की धारिता C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3 मान लो आप, है ना। इसके लिए माध्यम एप्सिलॉन R1, इसके लिए एप्सिलॉन R2 और इसके लिए एप्सिलॉन R3। इसके लिए जो मोटाई जिसे हम D लिखते हैं, है ना, यहाँ पर D की जगह क्या है बच्चों, तो आंसर आ जाएगा T1। D की जगह जो लिखेंगे, यहाँ पर आएगा T2 और यहाँ पर आएगा क्या, T3। लिख सकते हैं ऐसा, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अब इस केस में तुल्य धारिता क्या होगी, इसकी और इसकी बात तो एक ही है। ठीक, तो फॉर्मूला आपको पता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। लेकिन पहले हम C1, C2 और C3 को समझे तो सही। तो हमने लिखा C1 समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र जब माध्यम नहीं था, ε0A/D। ठीक है, अब माध्यम है और कौन सा माध्यम है, तो आंसर है एप्सिलॉन R1 वाला। तो इसे किससे गुणा कर दिया, एप्सिलॉन R1 से। डी मोटाई की जगह यहाँ पर कितनी है, T1 है, तो ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर आएगा T1। अब गौर कीजिए कि क्षेत्रफल पे फर्क पड़ा, तो हमने बोला ये ऐसी की ऐसी प्लेट उतार दी। मैंने यहाँ पे छोटी प्लेट बना दी है, लेकिन प्लेट की क्षेत्रफल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसी की ऐसी इतनी इतनी प्लेटें मान ली थी। ठीक है, तुमने बोला क्षेत्रफल पे कोई फर्क नहीं है, बस वो जो मोटाई थी वो चेंज हो गई है। ये पहले के लिए। C2 का मान कितना, तो एप्सिलॉन R2, इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट A/ आ जाएगा T2। और इसी तरीके से C3 की अगर हम बात करें तो C3 हो जाएगा एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नॉट A/T3। ठीक, चलिए अब काम करो। क्या भाई, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या भाई, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ऐसा ही होगा। 1/C1 की जगह मान रखो, तो उल्टा करके रख दो, T1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक, और ये एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस ये क्या हो जाएगा, तो हमने बोला T2 और एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट और A, ये हो जाएगा T3, यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नॉट और A। ठीक है, अब इसके बाद में देखो कैसे काम करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, ये शायद आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये कॉमन उठाओ, एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन लिया, तो जैसे ही एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, T1/एप्सिलॉन R1, यहाँ पे बचेगा T2/एप्सिलॉन R2 और यहाँ पर बचेगा T3/एप्सिलॉन R3, यही तो बचेगा। ये 1/C इक्विवेलेंट हो गया है। अब देखो हमें C इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो हमने लिखा C इक्विवेलेंट बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उल्टा करो। तो भाग लगाए, तो हमें बोला ये 1/, ऐसा लिखना पड़ेगा। 1/, ऐसा लिखोगे तो इससे अच्छा एप्सिलॉन नॉट A कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा क्या। देखो इस तरीके का फॉर्मेट हमने पढ़ रखा है, अगर आपको पता हो तो। और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, T1/एप्सिलॉन R1
प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा ही काम होगा। ठीक है, चलो मैं आपको अभी न्यूमेरिकल करके भी बता देता हूँ जो हमारी बुक में है बच्चों। देखिए ये समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आना, पैटर्न ही इंपॉर्टेंट है, हमें बस पता चलना चाहिए कि श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है, उसके बाद में तो सवाल कर लेंगे अपन। ठीक है, चलिए तो ये शायद समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन के थ्रू इसे समझते हैं कि किस तरीके से इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आता है श्रेणी क्रम के। ठीक है, चलता है तो देखो, तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास में है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर एप्सिलॉन R1 वाला माध्यम है, यहाँ पर एप्सिलॉन R2 वाला माध्यम है, और बोल रहा है कि ये D है पूरी। ठीक, और एक प्लेट का क्षेत्रफल A है, तो ऑटोमेटिकली सब इसका A होगा। जब आपको T1 T2 ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हो तो ये बात ध्यान में रखो कि अगर दो माध्यम भरे हुए हैं तो पूरी दूरी को उसने दो बराबर भागों में बांटा है। अगर यहाँ पर वो तीन माध्यम बढ़ता तो पूरी दूरी को वो तीन बराबर भागों में बांटता। तो हमने बोला कि इसको मैं कुछ ऐसा इंटरप्रेट कर सकता हूँ, मैं इसे ऐसा समझ सकता हूँ, पहला संधारित्र और दूसरा संधारित्र। पहले संधारित्र के लिए दूरी d/2 और इसके लिए भी d/2। ठीक है, क्योंकि टी भी तो उसमें बोला ही नहीं है, टी टा कुछ ऐसा नहीं बोला, तो अपने आप में ही समझ जाना है कि इसे दो बराबर भागों में बांटना है। फिर ये एप्सिलॉन R1, ये एप्सिलॉन R2, इसकी धारिता को C1 मानेंगे, इसकी धारिता को C2 मानेंगे, दोनों की प्लेटों का क्षेत्रफल समान है। ठीक है, काम करो तो पहले C1 लिखो, तो C1 कैसे लिखा जाएगा, फॉर्मूला देखो, निर्वात हेतु एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। लेकिन माध्यम होगा तो वो माध्यम यूज करो, एप्सिलॉन R1। दूरी देखो A तो उतना का उतना है, ये दूरी d/2 है, तुमने बोला ये d नहीं, ये क्या है d/2, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ठीक है, सेम इसी तरीके से C2 के लिए काम करोगे। C2 के लिए क्या होगा, 2 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, क्योंकि सॉल्व करने का मेथड तो यही था। काम करते हैं तो हमने लिखा 1/C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2, यही पैटर्न है। चलिए मान रखते हैं, दो ही संधारित्र थे तो इसलिए हमने 1/C1 प्लस 1/C2। C1 देखो तो D का आ जाएगा ऊपर 2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पर भी D ऊपर इस वाले में और 2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट, और जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लो बच्चों। क्या कॉमन दिख रहा है, D कॉमन दिख रहा है, 2 भी कॉमन दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट A भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन R1 प्लस 1/एप्सिलॉन R2। ठीक है, ये 1/C इक्विवेलेंट हो गया। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा ये D डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, लघुत्तम ले सकते हो एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2। ठीक हो गया, अब देखो इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, बात तो एक ही है, जोड़ का निशान ही तो है, एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 लिख दूं क्या, और ये हो गया 1/C इक्विवेलेंट। डन। चलिए अब देखो हमें तो C इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, उल्टा कर दो पूरा का पूरा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A जो नीचे था वो तो ऊपर चला गया, और जो ऊपर था वो नीचे चला गया। ऐसा ही इसके साथ में भी कर दो, क्या भाई एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2 तो ऊपर, और एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 नीचे, पता चल गया क्या। तो बस पैटर्न ध्यान में रखो, पैटर्न से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व
हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, है ना। है सिंपल ही बच्चों, एक बार और देखोगे ना दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, आपको बोल रहा हूँ कि आजकल वीडियो के अंदर आपको आई का साइन देखने को मिल रहा है, उस आई के साइन के ऊपर टिक करो, क्वेश्चन को पढ़ो और उसको सॉल्व करो। तो आज भी आपको दिख गया होगा आई का साइन, तो प्लीज उसके ऊपर टिक कर लीजिएगा और सॉल्यूशन बताइएगा कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, हाँ, और वापस से वही वाली बात है भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो बच्चों, कुछ बच्चे अभी भी हैं जो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट इसको सब्सक्राइब करो और फिर वीडियो को लाइक करो। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।